हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एनसीटी 2025 का पीओ का डिस्कशन करेंगे, वो भी हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का। यह एग्जाम शिफ्ट 1 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको नीचे की तरफ जो भी गद्यांश दे रखे हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और जो भी इनमें क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारत में पहली बोलती फिल्म कब बनी थी? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ लाइन में 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आजादी के बाद भारतीय लोकप्रिय सिनेमा में कौन सा रास्ता अपनाया? ये आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको फिर से आना है फिफ्थ लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आजादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन 2 का आपका क्या सही राइट आंसर होगा? क्वेश्चन 2 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार 70 के दशक तक सिनेमा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 70 के दशक में सिनेमा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आपको ये 7th लाइन में मिलेगा। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी ना हारने वाले सुपर हीरो की कहानी रही। सिनेमा में कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश हुई। सिनेमा जैसे संचार माध्यम का प्रयोग जन चेतना, जीवन की समस्याओं का चिंतन, अन्याय के खिलाफ कलात्मक अभियुक्त आदि के लिए किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? कुछ न कुछ संदेश देने के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? यहाँ पर आपको बताना ही है कि मुख्य फिल्म कौन सी थी। तो चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे थर्ड लाइन में तो आप देख सकते हैं, भारत में पहली मुख्य फिल्म बनने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र की थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, राजा हरिश्चंद्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जनसंचार के इन माध्यमों का विकास सही क्रम में है। आपको बताना है कैसे कैसे जो भी हुआ है वो हुआ है। पहले भित्ति चित्र, समाचार पत्र, उसका से रेडियो, उसका से टेलीविजन, उसका से इंटरनेट। आपको बताना है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है जो भी हमारे जनसंचार के माध्यम है। तो अगर हम बात करें भित्ति चित्र का तो ये सबसे पहले था, तो इसको 1 नंबर पे देंगे। उसका से समाचार पत्र आया तो ये 2 नंबर पे देंगे। उसके बाद से हम बात करें रेडियो की तो ये आया, तो ये 3 नंबर पे हम करेंगे। टेलीविजन ये आपका 4 नंबर पे हो जाएगा। और इंटरनेट की बात करें तो ये आपका 5 नंबर पे हो जाएगा। ये एवोल्यूशन का हो गया नंबरिंग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मीडिया में नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मीडिया में पक्षपात को रोकने के लिए। हाँ सही बात है कि मीडिया में नैतिकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो भी पक्षपात होते हैं उसको हम रोका जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिखित संचार में व्याकरणिक और यांत्रिक गलतियों को क्या प्रभाव पड़ता है? लिखित संचार अगर हम करते हैं तो व्याकरणिक और यांत्रिक गलतियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन 7 की बात करें, इसमें जो प्राप्तकर्ता होता है उनको समझने में बाधा पहुंचती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में सोशल मीडिया का प्रयोग सकारात्मक तथा प्रभावी रूप से किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे है, अधिक से अधिक लोगों तक कम समय में पहुंचने के लिए आजकल सोशल मीडिया का प्रचार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संचार का उदाहरण है? तो जो भी यहाँ पे दे रखे हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, सार्वजनिक संचार, समूह संचार, ये क्या होते हैं एक बार हम इसे पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है? जब दो या
कुछ व्यक्तियों के बीच सीधा संवाद, जैसे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत बातचीत। ये व्यक्तिगत बातचीत होगी किसके बीच में? शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में। तो इसे अंतरव्यक्तिक संचार बोलते हैं। अंतरव्यक्तिक संचार किसे बोलते हैं? व्यक्ति का स्वयं से संवाद, जैसे सोच विचार करना। व्यक्ति अपने आप से खुद से बात करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंतरव्यक्तिक संचार बोलते हैं। थर्ड है सार्वजनिक संचार किसे बोलते हैं? जब एक वक्ता बड़ी संख्या में श्रोताओं को संबोधित करता है, जैसे रैली में, भाषण में, तो उसको सार्वजनिक संचार बोलते हैं। और लास्ट है समूह संचार। जब एक समूह में, जैसे कक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी, विचारों का आदान प्रदान होती है, उसे हम समूह संचार बोलते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? कक्षा एक समूह संचार होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सत्य वचनों को पहचानिए। आपको यहाँ पे दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य वचन है। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। जब कभी किसी को इशारे से बुलाते हैं तो उसे सांकेतिक विचार कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। चेहरे के भावों से व्यक्त संचार को अमौखिक संचार कहते हैं। हाँ, हम इशारे में बात करते हैं तो उसको अमौखिक संचार कहते हैं। तो ये भी सही है। घर पर आपसी संचार को व्यक्तिगत संचार कहते हैं? नहीं, ये आपका गलत है। जब हम खुद से बात करते हैं तो उसे अंतरव्यक्तिक संचार कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ये भी गलत है। जब हम एक व्यक्ति से बात करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका क्वेश्चन 10 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं है। आपको बताना है कि प्रमुख कार्य जनसंचार का कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा डालना। मतलब राष्ट्रीय के खिलाफ अगर कोई भी चीजें करते हैं वो जनसंचार का नहीं होता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संचार प्रक्रिया में शामिल संचार के इन तत्वों का उचित क्रम क्या होगा। आपको बताना है कि जैसे कोई भी रिपोर्ट होता है, उसका से टेलीकास्ट होता है, इसके जो भी यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें आपको बताना है कि वो पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ऐसे आपको टाइमलाइन बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो चलिए पहले देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। ये सब चीजें जो भी संचारक, संदेश, माध्यम, ये क्या होते हैं, ये पहले हम देख लेते हैं। तो संचारक की बात करें तो वो होता है जो संदेश को सबसे पहले भेजता है, और संदेश जो विचार या जानकारी भेजी जा रही है संचारक के द्वारा। माध्यम जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे हम माध्यम बोलते हैं। और प्राप्तकर्ता किसे बोलते हैं? जो संदेश प्राप्त करता है। और प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। तो ये हमको टाइमलाइन बताने की पहले कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है। तो ऐसे आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन देखी थी। क्वेश्चन 12 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? पहले ए, उसके बाद से बी, उसके बाद से सी, उसके बाद से डी, उसके बाद से ई। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खुशी, डर, प्रेम आदि को शारीरिक भाषा के माध्यम से व्यक्त करने को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? गैर मौखिक संचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको दे रखा है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में आपको संचार साधन दे रखे हैं और कैसे संचार प्रकार हैं ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो सबसे पहले है ईमेल। ईमेल की बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा? ईमेल आपकी हो गई ऑनलाइन पत्राचार। उसके बाद से बात करें फेसबुक। फेसबुक आपकी हो जाएगी सोशल मीडिया। सी है गूगल। गूगल आपका हो जाएगा सर्च इंजन। और समाचार पत्र की बात करें तो ये हो जाएगा मुद्रित संचार माध्यम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आपसी संचार में संदेश का प्रभावी ढंग से सुनने के लिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए क्वेश्चन 15 में? तो तकनीकी शोर। मतलब अगर आप संचार कर रहे हैं तो उसमें नॉइज नहीं होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं संचार को। तो क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। फेसबुक निम्नलिखित में से किस प्रकार के मीडिया का उदाहरण है। फेसबुक ऐसा मीडिया का उदाहरण है, ये आपका सोशल मीडिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में मुखरता और स्वर का क्या महत्व है। तो प्राप्तकर्ता को सूचना प्राप्त करने में आसानी होती है अगर आपकी मुखरता और स्वर अच्छी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आज के समय में इनमें से कौन सा साइबर सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती है। तो ये आपका हो जाएगा डिजिटल अरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ईमेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सोशल मीडिया, परंपरागत मीडिया, ऑनलाइन पत्राचार या परंपरागत मुद्रित माध्यम। क्वेश्चन 19 का बात करें
तो ये ईमेल एक ऑनलाइन पत्राचार है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान डिजिटल युग में संचार के 9 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का संचालन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये क्या है, जो भी डिजिटल युग में हम मोबाइल, टैब या जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं तो इसका संचालन का मुख्य आधार क्या है, तो वो है इंटरनेट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया के अनिवार्य तत्व है। अगर आप संचार करते हैं तो अनिवार्य तत्व क्या है ये आपको बताना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो भी अनिवार्य तत्व है, जैसे सेंडर जो संदेश भेजता है ये तो अनिवार्य है ही। एनकोडिंग मतलब विचारों को शब्द संकेतों को प्रतीक में बदलना, मतलब कोई भी चीजें भरते हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सेंड होती है, उसके बाद से ही आप, जैसे कि हम यहाँ पे भेजते हैं वॉइस से बोलते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होती है, उसके बाद से फिर इलेक्ट्रिक से वो जो भी वॉइस में होती है कन्वर्ट होती है, तो इसे हम इनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद से संदेश की बात करें, जो जानकारी या विचार भेजा जा रहा है, तो ये हो गए आपके अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्वों में क्या होगा, जैसे भावना, इमोशन, ये रह भी सकती है या नहीं भी रह सकती। लक्ष्य, जहाँ यह महत्वपूर्ण हो सकता है पर नहीं भी हो सकता। तो हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का अनिवार्य तत्व है, तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, ए, सी एंड डी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का। कभी कभी आंखों आंखों में किसी संचार का संपन्न होना किस प्रकार का संचार का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा अमौखिक संचार। जब आंखों आंखों के संचार करेंगे तो इसे हम अमौखिक संचार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन संचार प्रक्रिया से संबंधित शब्दावली नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी आपकी संचार प्रक्रिया से नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि इनकोडिंग ये तो है ही, माध्यम ये भी है, प्राप्तकर्ता ये भी है। इसका मतलब ये आपको पूछ रहा है कि शब्दावली जो भी है संचार प्रक्रिया की नहीं है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संवेदनशीलता। तो ये आपकी नहीं है, तो आपको पूछा है कि शब्दावली नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। यहाँ तक हमने जो भी थी एनसीटी 2025 का हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का सारा पीआईक्यू कर लिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं। थैंक यू।